91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है विश्व पर्यावरण दिवस और इस अवसर पर आज मैं आपके सामने डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आई हूँ एक बहुत ही नया सा टॉपिक लेकर के, जिसे हम कहते हैं इको एंजाइटी। तो आइए आज बात करते हैं इको एंजाइटी के बारे में। तो इको एंजाइटी, जिसे हम पर्यावरणीय चिंता या जलवायु चिंता भी कहते हैं, ये एक उभरती हुई मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकटों के कारण चिंता, भय और असहायता की भावना का अनुभव करता है। ये स्थिति विशेष रूप से उन लोगों में देखी जाती है जो पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील होते हैं और भविष्य के प्रति अनिश्चितता महसूस करते हैं। इको एंजाइटी को पर्यावरणीय विनाश के प्रति स्थायी भय के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये एक मानसिक प्रतिक्रिया है जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। हालांकि ये कोई आधिकारिक मानसिक विकार नहीं है, लेकिन ये मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। तो आइए जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि अगर किसी को इको एंजाइटी हो तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लगातार चिंता और भय बने रहना। आपके अंदर अपने भविष्य को लेकर के एक अनिश्चितता उत्पन्न होगी। आपको लगेगा कि अभी पर्यावरण की ये स्थिति है, अभी हम इतने खतरे में हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है। तो इस तरीके की चिंता लगातार बनी रहती है, इस तरीके का भय लगातार बना रहता है। और इसी चिंता और भय के कारण होता क्या है, इंसान को नींद में बाधा पहुंचने लगती है, उसे रात में नींद नहीं आती, वो लेटता भी है तो उसको इसी तरीके की चिंता और भय सताने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। वो कोई इंपॉर्टेंट काम अगर कर रहा हो तो उसके अंदर इस तरीके की अगर चिंता बनी रहती है तो वो बार बार उसी चिंता में पहुंच जाता है, उसी तनाव में पहुंच जाता है और वो अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता। इसके अलावा वो बहुत असहायता और निराशा महसूस करने लगता है। इस तरीके की भावना उसके अंदर उत्पन्न होने लगती है कि वो बहुत असहाय है या फिर वो कुछ नहीं कर पा रहा है अपने पर्यावरण के लिए। वो बहुत निराशा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है कि इतना सब कुछ, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चीज़ें इतनी बिगड़ रही हैं और वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके की असहायता और निराशा की भावना उसके अंदर जन्म लेती है। इसके अलावा कुछ शारीरिक लक्षण भी देखने को मिलते हैं जिसमें सरदर्द और मांसपेशीय तनाव प्रमुख है। ये लक्षण व्यक्ति की दैनिक जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे सकते हैं। इको चिंता विशेष रूप से कुछ खास लोगों में अधिकतर देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले आते हैं युवा और किशोर, क्योंकि इनके अंदर ना भविष्य के प्रति अनिश्चितता होती है, क्योंकि अभी वो इस उम्र में है कि वो अपने भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए सपने सजा रहे होते हैं। तो उनको लगने लगता है कि आज हमारी स्थिति ये है तो आने वाला समय कैसा होगा, हमको कितनी खतरों का सामना करना पड़ सकता है, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कितने सारे मुद्दे उभर कर आ सकते हैं। तो उनके अंदर एक तरीके का डर अपने भविष्य को लेकर के होने लगता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जो लोग होते हैं, जिन लोगों ने अपने भूतकाल में कभी ना कभी बाढ़, सूखा या फिर दावानल के अगर वो शिकार हुए हों, तो इन तरीके के जो लोग होते हैं इनमें आपको अवसाद है, चिंता है या पीटीएसडी जैसे रोग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय कार्यकर्ता जो होते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर इको एंजाइटी देखने को मिलती है, क्योंकि वो लगातार अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो कई सारे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, जागरूकता अभियान कर रहे हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए कुछ कार्य किया जा सके, या फिर वो इस तरीके के पर्यावरणीय संबंधी जो मुद्दे हैं उन पर कार्य कर रहे होते हैं। तो जब उनको ये लगने लगता है कि उनके कार्यों का कोई फल नहीं मिल पा रहा है, उनके कार्य जो हैं वो निरर्थक साबित होते जा रहे हैं, कोई सार्थक कदम वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके अंदर इको एंजाइटी जन्म लेती है। अब ये प्रश्न उठता है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो हम सभी महसूस कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन न केवल हमारे
पर्यावरण को, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव ये डाल रहा है। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 3 प्रमुख प्रभावों का हम वर्णन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर सकते हैं प्रत्यक्ष प्रभावों की। जैसा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, दावानल है, तूफान है, इनसे ना लोगों के अंदर स्वास्थ्य पर, लोगों की जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन घटनाओं से जो लोग जूझ रहे होते हैं उसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अवसाद है, चिंता है, इस तरीके के मानसिक विकार जन्म लेते हैं। उस तरीके के मानसिक विकारों का वो अनुभव कर रहे होते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो केदारनाथ की आपदा हुई थी, आपने देखा कि कितने लोग उसमें मारे गए थे, कितने लोग उसमें घायल हो गए थे। तो जो लोग उसमें घायल हुए थे, आज भी उनके अंदर उस घटना को याद करके एक दहशत उनके अंदर आ जाती होगी, एक डर उनके अंदर आ जाता होगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं अवसाद में होंगे या फिर तनाव में होंगे, या फिर PTSD का वो लोग सामना कर रहे होंगे। तो इस तरीके से जो ये प्रत्यक्ष प्रभाव है ये पड़ता है। कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी होते हैं जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें आर्थिक अस्थिरता है, आजीविका की हानि है, विस्थापन जैसी समस्याएं हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। इन परिस्थितियों में लोग असुरक्षा है, तनाव है, सामाजिक अलगाव को अनुभव कर सकते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से कम आय वाले जो समुदाय के लोग हैं या विकासशील देशों के लोग हैं, वो इस तरीके के अप्रत्यक्ष प्रभावों से प्रभावित होते देखे जाते हैं। इसके अलावा साइकोसोशल इम्पैक्ट्स भी हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में जो संभावित खतरे होते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो जानकारी अगर आप ले रहे हैं या फिर नकारात्मक जानकारी अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे भी आपके अंदर इको एंजाइटी उत्पन्न हो सकती है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति पर्यावरणीय संकटों के कारण चिंता, भय, असहायता की भावना का अनुभव करता है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी को हम देखते हैं कि उनके अंदर इस तरीके की भावना, इस तरीके के डर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक टर्म जो आजकल बहुत प्रचलित है या फिर आप लोगों ने भी सुनी होगी, सोलास्टाल्जिया इसको कहते हैं। सोलास्टाल्जिया एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसे ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक ग्लेन एल्ब्रेक्ट ने 2003 में प्रस्तुत किया था। ये सांत्वना और पीड़ा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो ये दर्शाता है कि ये वो पीड़ा है जो तब महसूस होती है जब आपका घर या आपका पर्यावरण नकारात्मक रूप से बदल जाता है, भले ही आप वहां पर रह रहे हों। तो सोलास्टाल्जिया उस मानसिक पीड़ा या उस दर्द को हम कह सकते हैं जो व्यक्ति को तब होती है जब उसके आसपास का पर्यावरण, जिसमें वो लंबे समय से रह रहा होता है, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण या अन्य मानवीय जो गतिविधियां होती हैं उनके कारण उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या फिर वो नकारात्मक रूप से बदल जाता है। ये भावना विशेष रूप से उन लोगों में देखी जाती है जो अपने पर्यावरण से भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो इको एंजाइटी को आपने समझा कि इको एंजाइटी क्या है, किस तरीके से ये आजकल लोग इसका शिकार हो रहे हैं और कौन कौन से लोग हैं जो अधिक इसका शिकार हो रहे हैं। तो अब बात आती है कि इको एंजाइटी से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो उपाय यही है मनोवैज्ञानिक परामर्श। किसी विशेषज्ञ की, किसी परामर्शक की आप सहायता ले सकते हैं, जिसमें सजेशंस हैं, वो आपको सजेशंस दे सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि वो आप किस तरीके से इस तरीके की एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं। अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है और ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम आने लग गया है उस वजह से, तो आपको बिहेवियर थेरेपीज दी जा सकती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज दी जा सकती हैं, जिनके माध्यम से आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा सामुदायिक समर्थन की बात की जाती है, तो ऐसे समूहों में शामिल होना जो पर्यावरणीय मुद्दों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप अगर इस तरीके के NGOs हैं, इनमें अगर आप शामिल हो जाएंगे और आप लगातार उनके साथ मिलकर अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेंगे, तो आपके अंदर इस तरीके की एंजाइटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर आप कदम उठा सकते हैं। आप अगर किसी समुदाय से नहीं जुड़ना चाहते, किसी NGO वगैरह से नहीं जुड़ना चाहते, तो आप अपने ही व्यक्तिगत स्तर पर भी काम कर सकते हैं। जितना भी आपसे हो सके अपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आप काम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके अंदर इस तरीके की इको एंजाइटी नहीं आएगी। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो नकारात्मक खबरें हैं
उनकी अधिकता से आपको बचना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे अंदर इको एंजाइटी हो जाती है, हमको लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उस तरीके की एंजाइटी हम अनुभव कर रहे हैं, तो उस समय उस दौर में आपको चाहिए कि आपके न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो आप उनसे कुछ समय के लिए बचें या उनकी अधिकता से बचें। आप इस तरीके की नकारात्मकता को अपने अंदर ना लें, क्योंकि अगर आप इको एंजाइटी का सामना कर रहे हैं तो होगा क्या, अगर आप नकारात्मक चीजों को ज्यादा सुनेंगे तो वो एंजाइटी बढ़ेगी और आपको ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है। हालांकि वर्तमान में इको एंजाइटी को मानसिक विकारों की आधिकारिक जो उसकी निदान पुस्तिका है, जिसे हम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसमें एक विशिष्ट मानसिक रोग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, परंतु ये एक वास्तविक और बढ़ती हुई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकटों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उभर रही है। और मैं यही कहूंगी कि हमें मिलकर इसके प्रभावों को समझने, इससे निपटने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि लोगों के बीच न केवल पर्यावरणीय समस्या बल्कि जो ये मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में ये उभर के आ रही है, इसका भी समाधान हो सके। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के संग। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। डन। मैंने ऑफ नहीं किया लेकिन ये